आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में बीसी की माध्यिका एडी है और एडी का मध्य बिंदु ई है। यदि बीई बढ़ाने पर एसी से एफ बिंदु पर मिलती है तो सिद्ध करो कि ए एफ बराबर 1/3 एसी। ये आपको क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो मैंने जो चीज़ हमको पता है वो हम पहले इसको लिख लेंगे। पहले हम चित्र के बारे में देख लेते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है, एबीसी में एडी क्या है, माध्यिका है। तो एडी माध्यिका है, वो भी किस पर, बीसी की माध्यिका है। बीसी की माध्यिका एडी है और एडी भुजा का मध्य बिंदु कौन है, ई। यदि ई मध्य बिंदु है तो एडी को दो बराबर भागों में बांटेगा, एई बराबर ईडी। यहां से हमको मिल रहा है। फिर हम क्या करते हैं कि हम मान लेंगे, एक रचना करेंगे हम, जो हमको ज्ञात है पहले हम लिख लेते हैं कि त्रिभुज एबीसी में बीसी क्या है, एडी की माध्यिका है। जो दिया था हमने लिख लिया। फिर कहता है कि सिद्ध करो कि एएफ बराबर 1/3 एसी। ये हमको सिद्ध करना है। तो हम एक अपनी तरफ से एक रचना करेंगे और रचना में ये करेंगे कि जी एफ सी का हम मध्य बिंदु मान लेते हैं। एक एफ सी में एक मध्य बिंदु मानते हैं जी, और इस डी को जी से हम मिला देंगे। ठीक, डी को जब जी से मिलाएंगे तो डी जी समानांतर होगी किसके, ई एफ के। यहाँ पर हमको मिल जाएगा। तो रचना में हमने लिख भी दिया है कि जी क्या है, एफ सी का मध्य बिंदु है, जहाँ डी जी को मिलाने पर डी जी समानांतर है किसके, ई एफ के। ये भुजा इस भुजा के समानांतर है। अब इसको हम हल देख लेते हैं कैसा। त्रिभुज एबीसी में, इस पूरे चित्र में त्रिभुज एबीसी में ई क्या है, एडी का मध्य बिंदु है। यदि ई एडी का मध्य बिंदु है तो एई भुजा बराबर होगी किसके, ईडी के। ठीक, अर्थात एई पार्ट ईडी पार्ट के बराबर होगा। समीकरण नंबर 1 लिख लेते हैं। फिर दूसरा क्या है, हमने जी एफ सी का मध्य बिंदु माना था। यदि जी एफ सी का मध्य बिंदु है तो एफ जी पार्ट जी सी पार्ट के बराबर होगा कि नहीं होगा। एफ जी भुजा जी सी भुजा के बराबर होगी, वो हमने लिख लिया, एफ जी बराबर जी सी, जहां पर क्या है कि जी एफ सी का मध्य बिंदु है। अब दूसरा देखेगा, अब हम यहाँ पर त्रिभुज एडीजी की बात करते हैं। केवल त्रिभुज एडीजी में, एडीजी में करेंगे, ईएफ भुजा समानांतर है किसके, डीजी के। हमने थेल्स प्रमेय पढ़ी थी और थेल्स प्रमेय में क्या कहा गया था कि किसी भी त्रिभुज में तीसरी भुजा के समानांतर खींची गई भुजा त्रिभुज की शेष दो भुजाओं को समान रेशियो में बांटती है। तो जब समान रेशियो में बांटेगी तो देखिए थेल्स प्रमेय क्या होगा कि एई बटे ईडी बराबर एएफ बटे एफ जी। जबकि हमको एई पार्ट बराबर है ईडी के, तो क्या एएफ भुजा एफ जी के बराबर नहीं होगी। तो वही हम त्रिभुज एडीजी में ईएफ समानांतर डीजी में हम थेल्स प्रमेय लगा देते हैं। तो क्या होगा, एई बटे ईडी बराबर एएफ बटे एफ जी। यदि एई भुजा ईडी भुजा के बराबर है तो यहाँ से हमें प्राप्त होता है कि एएफ भुजा भी एफ जी भुजा के बराबर होगी। ठीक, तो समीकरण 2 और 3 की सहायता से हम क्या करते हैं कि एफ जी बराबर है किसके, जीसी के। एफ जी बराबर है जीसी के, तो यहाँ पर एफ जी किसके बराबर है, एएफ के। तो एफ जी किसके बराबर होगा, एएफ के। अब यहाँ से देखेगा, अब त्रिभुज एबीसी में एसी भुजा के बारे में हम गणना करते हैं। तो एसी भुजा में क्या है, 3 पार्ट है। एसी भुजा किसके बराबर है, 3 भागों के बराबर है। कौन, एएफ प्लस एफ जी प्लस जीसी के बराबर है। तो एसी बराबर एएफ प्लस एफ जी, और एफ जी किसके बराबर है, एएफ के। एएफ के प्लस जीसी भी किसके बराबर है, एएफ के। ठीक, तो एसी बराबर ये तीनों एएफ जुड़ गए तो कितना हो गया, 3 एएफ। तो 3 चला गया बटे में, यहाँ पर 1/3 एसी बराबर एएफ। यही हमको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 का खा कह रहा है कि समीकरण युग्म को आलेखीय विधि से हल करिए। आपको 2 रैखिक समीकरणें दी गई हैं, इनको आलेखीय विधि से हल करना है। सबसे पहले हम पहली समीकरण का बंटन बना लेते हैं, आलेख मतलब सारणी बना लेते हैं। फिर समीकरण नंबर 2 की सारणी तैयार करेंगे। देखते पहले समीकरण 1 से, ये हमारी पहली समीकरण है और ये हमारी दूसरी समीकरण। समीकरण 1 से देखिए, 5x - 6y + 30 बराबर 0 में 5x - 6y + 30 बराबर 0 में से 2 चर हैं x और y। तो किसी भी एक चर का हम पहले मान ज्ञात कर लेते हैं। क्या करते हैं, हम 5x को यहीं पर रखेंगे,
बराबर इस 6y को सब और 30 को राइट हैंड साइड में पक्षांतर कर देंगे। तो माइनस का 6y राइट हैंड साइड में गया तो क्या बन गया, प्लस का 6y, प्लस 30 वहां पर गया तो क्या बन गया, माइनस का 30। तो x बराबर ये 5 चला जाएगा बटे में, तो 6y माइनस 30 बटे 5 ये हमको मिला। अब यहाँ पर हम बंटन तैयार करेंगे सारणी। तो बंटन बनाने के लिए हमको x की वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी ऊपर वाली वैल्यू ये सब ज्ञात करनी है। लेकिन यहाँ पर y का मान हम कुछ न कुछ अपनी तरफ से रखेंगे, तभी तो हमको x की वैल्यू मिल पाएगी। तो y की वैल्यू आप अपनी मन मर्जी के अनुसार यहाँ पर संख्या रखिए, ऐसी संख्या रखिए कि जिससे 5 से पूर्णतः कट जाए। तो हम जैसे y का वैल्यू 0 रख लें, यहाँ पर यदि y की वैल्यू 0 रख लें तो x बराबर 6y माइनस 30 बटे 5 है। यदि हम y की वैल्यू 0 रखें तो ये पद पूरा का पूरा 0 हो गया, 0 माइनस 30 बटे 5, 0 में से 30 घटेगा तो माइनस का 30 बचेगा बटे 5, माइनस 30 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 आएगा, 5 का 30 कितना आ गया, माइनस का 6। x की वैल्यू हमको मिल गई माइनस का 6। अब हम y की वैल्यू कुछ दूसरी रखेंगे, कितनी रख लें, 5 रख लें, 5 रखिए जरा। यदि हम y की वैल्यू 5 रखें तो 6 पंचे 30 और माइनस का 30 पहले से है बटे 5, 30 में से 30 गया 0, 0 को 5 से भाग करेंगे तो 0 ही आएगा, कितना आ गया 0। अब एक वैल्यू और आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा, 10 रख लें, 10 रख लें तो 10 रखा y के स्थान पर, 10 छंगा 60 माइनस का 30 बटे 5, 60 में से 30 गया 30 बटे 5, 60 में से 30 गया 30 और 30 को 5 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 6, कितना आ गया 6। ये पहली समीकरण के लिए हमारा बंटन बन के तैयार हो गया, यानी सारणी बन करके तैयार हो गई, बंटन सारणी तैयार हो गई। अब चलिए समीकरण 2 के लिए हम भी सारणी बना लेते हैं। यहाँ पर भी हम x की ही वैल्यू को ज्ञात करेंगे और बाकी के पद को हम पक्षांतर कर देंगे। तो 5x बराबर माइनस 20 वहां पर गया तो क्या बन गया, प्लस का 20, और प्लस 4y वहां पर गया तो क्या बन गया, माइनस का 4y। तो x बराबर 20 माइनस 4y, ये 5 चला जाएगा बटे में, तो x बराबर, अब हम यहाँ पर मान ज्ञात कर, यानी इस समीकरण का हम बंटन तैयार करते हैं। अब y का वैल्यू आपको यहाँ पर रखना है और x की वैल्यू अपने हिसाब से आपको ज्ञात करनी है। अब y का वैल्यू कितना रखें हम, चलो हम y का मान 0 मान लेते हैं। y का मान 0 मान ले तो हमारे पास समीकरण थी क्या, 20 माइनस 4y बटे 5, तो x बराबर 20 माइनस, अब y की वैल्यू कितना माना है हमने 0, तो 4 का गुणा 0 में हुआ तो बन गया 0 बटे 5, 20 में से 0 गया 20 बटे 5 और 5 को 20 से भाग किया तो कितना आ गया 4, 5 चौके 20। यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब y की वैल्यू अपने हिसाब से कोई दूसरा मान लीजिए, दूसरा मान रखो, कितना रखोगे, तो 5 रखा तो 20 माइनस 5 चौके 20 बटे 5, 20 में से 20 गया 0 और 0 को 5 से भाग करोगे तो 0 ही आएगा, ये 0 मिल गया। अगला देखते हैं, अब दूसरी y की वैल्यू रखो, तीसरा मान रखो, कितना रख दें हम, 10 रख दें या माइनस 10 रख दें, चलो 10 रख देते हैं, ये रखा जो ये रख लेते हैं, कोई जरूरी नहीं आप बदल कर भी रख सकते हो 10। तो y की वैल्यू रखा 10 तो कितना हो गया 20 माइनस 10 चौके 40 बटे 5, 20 में से 40 गया माइनस का 20 बटे 5, माइनस को 20 को 5 से भाग करोगे तो कितना आएगा माइनस का 4। यहाँ पर वैल्यू हमको कितनी मिल गई, माइनस का 4। अब दोनों समीकरणों की हमारी बंटन बनकर के रेडी हो गई। अब इन बंटनों को हम लोग कार्तीय तल पर दर्शा देंगे। आपको एक ग्राफ पेपर दिया जाएगा, बोर्ड परीक्षा में आपको ग्राफ पेपर दिया जाएगा, उस ग्राफ पेपर पर इन दोनों सारणियों को आपको दर्शाना है। कैसे दर्शाओगे जरा ध्यान दीजिए, ये हमारे पास कार्तीय तल बना हुआ है, ठीक। अब हम पहले इस रैखिक समीकरण को इस कार्तीय तल पर दर्शाएंगे, कैसे, इस बंटन की सहायता से। ये ऊपर की वैल्यू है सब x की और नीचे की वैल्यू है सब y की। तो इन सारणी में जो मान है, इन मानों को हम इस कार्तीय तल पर दर्शाएंगे। तो देखिए x की वैल्यू कितनी है -6, तो x पर हम चलेंगे, ये हमारी है x एक्सिस और ये हमारी है y एक्सिस। तो x अक्ष पर कितना है -6, तो x अक्ष पर हम -6 जोड़ेंगे, कहाँ पर है -6, यहाँ पर है, ये -6 है। और y पर कितना है 0, अर्थात x अक्ष पर हम -6 चले
और y पर हम कुछ नहीं चल रहे, बिल्कुल जीरो हैं, तो हमारा यही बिंदु प्राप्त हुआ। इसका निर्देशांक क्या होगा, x पर -6, 0, ये बिंदु का निर्देशांक। चलिए दूसरा बिंदु दर्शाते हैं, x पर 0, y पर 5। x एक्सिस पर 0 है, हम यहीं पर रहेंगे, लेकिन y पर कितना +5 बढ़ेंगे, तो ऊपर से +5 बढ़ेंगे, यहाँ पर ये मिल गया हमको, ठीक, +5 ये बिंदु मिल गया। तो ये हमको निर्देशांक मिल गया 0,5। चलिए तीसरा देखते हैं, x पर 6, y पर 10। x पर कितना है +6 और y पर कितना है +10, बढ़ोगे तो कहाँ मिल जाएगा आपको 6,10, ये मिल गया। तीनों बिंदु दर्शा दिए। अब पटरी रख करके इन तीनों बिंदुओं को एक सीध में जोड़ दीजिएगा, पटरी रख करके इन तीनों बिंदुओं को एक सीध में जोड़ दीजिएगा, ठीक, ये एक रेखा आपको मिल गई। इसी तरीके से अब इस बंटन को भी हम इस कार्तीय तल पर दर्शाएंगे। तो रखते जरा, x पर कितना है 4, y पर कितना है 0, तो x पर चलेंगे +4 और y पर 0 है तो यहीं पर रहेंगे। क्या मिला 0,4। अब x पर 0, y पर 5, तो x पर 0 यहीं पर रहेंगे, लेकिन y पर +5 बढ़ेंगे तो हमें ये बिंदु पहले से ही है। चलिए x पर -4, y पर कितना है 10, तो x पर -4 ये है और y पर कितना है +10, तो हमें कुछ यहाँ पर जाकर के बिंदु मिल जाएगा, ये -4,10, -4,10 ये मिल गया। अब इन तीनों बिंदुओं को एक सीध में आप जोड़ दीजिएगा। ये आपके ग्राफ यानी ग्राफी विधि से इसको हल कर लिया, लेकिन अभी इसका हमको आंसर नहीं मिल पाया। आंसर क्या मिलेगा, आंसर ये मिलेगा कि दोनों रैखिक समीकरण एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करें यानी जहां पर काटें वही इसका क्या होगा, हल होगा। दोनों समीकरण एक दूसरे को कहां पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, यहाँ पर काट रही है, तो इस बिंदु का आप निर्देशांक ज्ञात कर लीजिएगा। तो यहाँ पर का देखिए, चलिए पहले x अक्ष पर चलेगी, कितना है 0, तो x, y बराबर x पर कितना है 0 और y पर कितना है 5 है, तो ये हमको उत्तर मिलेगा। x की वैल्यू क्या आएगी 0 और y की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, यही आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5वें का देखते हैं, कह रहा है कि समीकरण को हल करिए। समीकरण आपको एक दे दी गई, ठीक, इस समीकरण को आपको हल करना है जहां पर x इज नॉट इक्वल टू -1, -2, -4 है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि x के वैल्यू -1, -2, -4 के बराबर नहीं होनी चाहिए, ठीक। क्या करेंगे, इस समीकरण को हल करने के लिए पहले देखिए बाएं पक्ष में, बराबर के बाएं पक्ष में लासा लेकर के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, ठीक। तो x + 2 का गुणा पहले 1 में करिए, तो कितना हो गया x + 2, फिर 2 का गुणा x + 1 में करिए, हाँ 2 एकम 2x + 2 एकम 2 बटे x + 1 का गुणा x + 2 में कर दीजिएगा। x + 1 का गुणा इसमें करिए, तो x का गुणा x में x², x का गुणा 2 में 2x + 1 का गुणा x में x, फिर 1 का गुणा 2 में 2 बराबर 4 बटे x + 4, ठीक। जो पद जोड़ने वाले हों उनको जोड़ो, जो घटने वाले हों उनको घटाओ। देखिए 1x में 2x जुड़ गया, पद समान चर वाले ही जुड़ेंगे, तो 2x में 1x जुड़ गया, कितना हो गया 3x +2 और +2 कितना हो गया 4 बटे x², 2x में 1x जुड़ गया, कितना हो गया 3x + 2 बराबर 4 बटे x + 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, तो 4 का गुणा पहले x² में करते हैं, 4 एकम 4x² + 4 तियां 12x + 4 दूनी 8 बराबर। अब इस 3x + 4 का गुणा x + 4 में करिए, तो 3x का गुणा x में करेंगे तो 3x² + 3 चौके 12x, फिर 4 का गुणा x में करिए +4x और 4 का गुणा +4 में करिए तो 4 चौके 16। सबको राइट हैंड साइड में, जो राइट हैंड साइड के पद हैं उनको सबको बाएं पक्ष में पक्षांतर कर लाइए, तो 4x² + 12x + 8 पहले से ही यहाँ पर है, इन सबको पक्षांतर करो तो -3x², 12x और 4x 16 तो हो गया -16x और +16 पक्षांतर हुआ तो -16 बराबर में कितना बचा 0। भाई 4x² में से 3x² माइनस करिए तो कितना बचेगा 1x², 12x में से 16x माइनस करोगे तो आपको मिलेगा -4x, 8 और -16 करोगे तो मिलेगा -8 बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण का फैक्टर कर दीजिएगा। अब इस समीकरण को हम द्विघाती सूत्र से हल कर देते हैं, जहां पर
हम क्या करेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से इसकी हम तुलना करते हैं। तुलना करने पर जब तुलना किया तो ए की वैल्यू कितनी मिल गई 1, बी की वैल्यू -4 और सी की वैल्यू -8। तो द्विघाती सूत्र हम लगा देंगे इसमें, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, या श्रीधराचार्य सूत्र, बात एक ही है। ठीक, द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपान 2a। इस सूत्र में इन सब मानों को आप रख दीजिएगा। तो x बराबर -b और b की वैल्यू कितनी है -4, तो ये माइनस और ये माइनस क्या बन गया, प्लस का 4, फिर प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अंडर रूट b², b की वैल्यू है -4, तो -4 का स्क्वायर -4 इंटू a है 1 और c है -8, 1 इंटू c कितना है -8 बटे 2a और a की वैल्यू कितनी है 1। x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस का वर्ग प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस माइनस प्लस और 4 एकम 4 और 4 अठे 32 बटे 2 एकम 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 32 जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 48 बटे 2। तो x बराबर 4 प्लस माइनस 48 का जरा वर्गमूल करो, 4 अंडर रूट 3, 48 का वर्गमूल क्या आएगा 4 रूट 3 बटे 2। तो x बराबर हमको ऊपर से कॉमन क्या मिल रहा है 4 कॉमन मिल रहा है, तो शेष क्या बचा 1। अच्छा एक काम करो, अब प्लस माइनस के चिन्ह बांट दीजिएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस वाला पद अलग नोट कर लेते हैं और माइनस वाला अलग नोट कर लेते हैं। तो x बराबर 4 प्लस 4 अंडर रूट 3 बटे 2 और माइनस वाला अलग नोट कर लेते हैं, x बराबर 4 माइनस 4 अंडर रूट 3 बटे 2। ऊपर से हमको कॉमन मिल रहा है 4, तो 4 को बाहर किया तो शेष क्या बचा 1 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2। तो x बराबर 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, ठीक। तो बचा क्या 2 इंटू 1 प्लस अंडर रूट 3, चाहो तो इसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, x बराबर 2 प्लस 2 अंडर रूट 3, ये x की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक। अब दूसरा देखिए, यहाँ पर x बराबर 4 कॉमन कर लिया तो कितना बचा 1 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, x बराबर अब 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 2 एकम 2 माइनस 2 अंडर रूट 3, एक वैल्यू ये हमको मिल जाएगी, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वें का खा देखते हैं। कह रहा है कि एक नाव पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण नाव से पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। नाव के उसी चाल से चलने पर 4 मिनट पश्चात नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है, तो ज्ञात करो कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय और लगेगा। देखिए सीधा प्रश्न है, हमको एक पुल बना हुआ है, इस पुल, बात को ध्यान से सुनिएगा, ये पुल है और ये समतल में एक नाव चल रही है जो यहाँ से चलना शुरू करती है। तो हम जब यहाँ पर नाव थी तब उस समय देखा था सी शीर्ष को, यानी पुल के शीर्ष को देखा, तब झुकाव कितना बन रहा था 30 डिग्री का, ठीक। लेकिन पुल ए से डी तक 4 मिनट का समय लिया पहुंचने में, ए से डी तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगा और उस व्यक्ति ने फिर से उस पुल के शीर्ष को देखा, तब कोण कितना बना 60 डिग्री का, ठीक। तो कह रहा है कि ए से डी तक पहुंचने में 4 मिनट का वक्त लगता है, तो डी से बी तक पहुंचने में अब नाव को कितना और समय लगेगा, ये आपको ज्ञात करना है। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया है कि माना पुल की हाइट कितनी है, h मीटर है, मैंने मान लिया, और नाव को ए से डी तक पहुंचने में 4 मिनट का समय लगता है, तो नाव को डी से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा वो मैंने मान लिया है कि x मिनट का समय उसे लगेगा, ठीक। और झुकाव कितना दिया गया है 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि पहले आपको ए से डी के बीच की दूरी ज्ञात कर लीजिए। ये जो 4 है, ये 4 इसका क्या है मिनट टाइम है,
ए से डी तक पहुंचने में 4 मिनट का वक्त लगता है। तो पहले दूरी ज्ञात करो कि ये दूरी कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि दूरी कितनी है, y है, ठीक। और डी से बी तक पहुंचने में उसको कितना समय लगता है वो हमको ज्ञात करेंगे। तो पहले डी से बी तक की दूरी ज्ञात कर लें, ठीक। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम परिवर्तन करेंगे। माना ए बी की दूरी बराबर y मीटर, ठीक। चलिए तो हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज डीबीसी को हल करेंगे। समकोण त्रिभुज डीबीसी में किसके किसके बीच में संबंध है, लंब बटे आधार के बीच में। लंब बटे आधार क्या होता है, tan थीटा कितना है 60, लंब है BC बटे आधार कितना है DB, और tan 60 की वैल्यू कितनी है √3 बराबर BC कितना है H बटे DB कितना है x। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, x को भेजा √3 के स्थान पर और √3 को भेजा x के स्थान पर, तो हो गया x बराबर h बटे √3, ठीक। ये हमको इतने मीटर की दूरी मिली, अर्थात d से b तक की दूरी कितनी है h बटे √3 मीटर है। अब हम a से d तक की दूरी ज्ञात कर लें। तो चलिए त्रिभुज अब हम कौन सा लेंगे, समकोण त्रिभुज ABC। समकोण त्रिभुज ABC में किसके किसके बीच में संबंध है, लंब और आधार के बीच में। तो tan थीटा कितना है 30 बराबर लंब कितना है BC बटे आधार कितना हो गया AB। tan 30 की वैल्यू 1 बटे √3 बराबर BC कितना है H बटे AB। A से D तक की दूरी है y और D से B तक की दूरी है कितनी x। तो टोटल कितनी हो जाएगी x प्लस y, कितनी हो जाएगी x प्लस y। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जरा हल करो। √3 का गुणा h में करेंगे तो x प्लस वाई बराबर √3h हमको मिल गया, ठीक। जहां पर x की वैल्यू क्या है h बटे √3, यहाँ पर डाल दीजिएगा h बटे √3 प्लस वाई बराबर √3h। अब इस h बटे √3 को पक्षांतर कर दीजिएगा तो y बराबर मिला √3h, और इसे पक्षांतर किया तो h बटे √3 मिल गया। तो y बराबर √3 का गुणा हुआ तो कितना मिला 3, और 3h में से 1h माइनस किया तो 2h बटे √3 मीटर। यानी नाव को A से D तक पहुंचने में जो 4 मिनट का वक्त लगा था वो दूरी कितनी थी 2h बटे √3 थी, ठीक। आपको दूरी मिल गई, समय पता है तो हम चाल ज्ञात कर सकते हैं कि नाव किस गति से चल रही थी। तो नाव की चाल हम ज्ञात कर लेते हैं। नाव की चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटे समय, ठीक। दूरी कितनी है, दूरी कितनी है y बटे चाल कितना, सॉरी समय कितना है 4 मिनट का समय लगता है बटे 4 बराबर y का वैल्यू कितना है 2h बटे √3 इंटू 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4। तो यहां से हमको कितना मिल गया, चाल कितनी मिल रही है h बटे 2 √3, ये नाव की चाल मिल गई, ठीक। मीटर प्रति घंटा या जो मीटर प्रति हावर्स, ये नाव की चाल मिल गई। अब यहाँ पर देखिए दूरी हमारे पास D से B तक पहुंचने में कितनी दूरी है x मीटर की दूरी है। तो x की वैल्यू थी कितनी h बटे √3, ये दूरी मिल गई, चाल हमारे पास है। अब हम समय ज्ञात कर सकते हैं। तो नाव को D से B तक पहुंचने में लगा समय, बराबर सूत्र क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, बराबर दूरी कितनी है x। तो x की वैल्यू है क्या h बटे √3 बटे चाल कितनी है h बटे 2 √3, जब पलट जाएगा तो h बटे √3 गुणे ये हो गया 2 √3 बटे h से h कटा, √3 से √3 कटा, तो समय कितना मिला हमें, समय बराबर 2 मिनट का समय लगा। यही आपका आंसर है, लिख लीजिए इसे।